बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 पढ़ रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 में हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया हुआ है, इम्यूनाइजेशन एंड ट्रॉपिकल डिजीज़। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पढ़ लिया, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 3 इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुशर्रफ़ा अज़हर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों को मिल सके। और इस वीडियो लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। हेल्थ क्या है? तो WHO की जो 1948 में दी गई डिफ़िनीशन है, वही डिफ़िनीशन यहाँ पे दी गई है कि हेल्थ एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी हालत है कि जिसमें बंदा मेंटली, फ़िज़िकली और सोशली बिल्कुल वेल बीइंग होता है। उसमें किसी भी आस्पेक्ट से कोई भी एबनॉर्मेलिटी मौजूद नहीं होती है। फ़िज़िकली भी बिल्कुल ठीक है, मेंटली भी बिल्कुल ठीक है और सोशली भी बिल्कुल ठीक है। उस बंदे को हम कहेंगे कि ये एक हेल्थी पर्सन है। सिर्फ डिज़ीज़ के एब्सेंस होने को या कमज़ोरी के, इन्फर्मिटी मीन्स कमज़ोरी, वीकनेस के एब्सेंट होने को हम हेल्थ नहीं कह सकते। इन तीनों डोमेन्स में से तीनों के तीनों डोमेन्स अगर नॉर्मल है, अगर वेल बीइंग है, तो फिर जाके हम कहेंगे कि ये बंदा हेल्थी बंदा है। डिज़ीज़ क्या है? डिज़ीज़ की ये जो लफ्ज़ डिज़ीज़ है, इसकी जो लिटरल मीनिंग है वो है विदाउट ईज़ी, यानी विदाउट ईजीनेस। ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें एक बंदा ईज़ी फील नहीं करता। इसकी सिंपलेस्ट डिफिनीशन को अगर हम देख ले तो एक जो फिज़िकल मेंटल वेल बीइंग की हालत होती है, एक नॉर्मल फंक्शनिंग हालत होती है, उससे अगर बंदा डिविएट कर जाए, यानी एक नॉर्मल फंक्शनिंग हालत में, एक कंप्लीट फिज़िकल मेंटल वेल बीइंग हालत में कोई चेंजेस आ जाए जो कि एबनॉर्मलिटी की तरफ ले जाए, तो इसको कहा जाता है डिज़ीज़। The Oxford English Dictionary defines disease a condition of the body or some part or organ of the body in which its functions are disrupted or deranged. एक्सफोर्ड डिक्शनरी इस तरह डिफ़ाइन करती है डिज़ीज़ को कि ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें या तो पूरी बॉडी में, या बॉडी के कुछ हिस्से में, या बॉडी के कुछ ऑर्गन्स में उनकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिसरप्ट हो जाती हैं, वो नॉर्मल फंक्शनिंग ख़त्म हो जाती है, या फिर वो डिरेंज्ड हो जाती हैं, वो जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो बेतरतीब हो जाती हैं, तो ये डिज़ीज़ कहलाती हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ट्रॉपिकल डिजीज़ किसे कहते हैं? तो ये जितने भी डिजीज़ जो कि ट्रॉपिक्स में वाक़ होते हैं, तो उन डिजीज़ को कहा जाता है ट्रॉपिकल डिजीज़। ट्रॉपिक्स मीन्स इस दुनिया के जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, वहाँ पे ट्रॉपिकल एरियाज़ मौजूद हैं दुनिया में, जिनको हम ट्रॉपिक्स कहते हैं। तो उन ट्रॉपिक्स में पैदा होने वाले, पाए जाने वाले डिजीज़ को कहा जाता है ट्रॉपिकल डिजीज़। अब ये ट्रॉपिक्स कौन से रीजन होते हैं? तो ये ट्रॉपिक्स ऐसे रीजन होते हैं जो कि रफली जो ग्लोब की जो मिडिल पार्ट होती है उसमें मौजूद होते हैं। मतलब कि जो इक्वेटर के इर्द गिर्द जो एरियाज़ मौजूद होते हैं, ग्लोब को अगर देख ले आप तो ग्लोब के बिल्कुल सेंटर में इक्वेटर होता है, और ये जो इक्वेटर है ग्लोब का, इसके अराउंड जो एरियाज़ हैं तो वो ट्रॉपिक्स कहलाती हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो एरियाज़ इक्वेटर के इर्द गिर्द होती हैं, तो वहाँ पे डायरेक्टली सन रेजेस पड़ते हैं, इस वजह से वो एरियाज़ बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और साथ में उस गर्मी की वजह से वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है। मीन्स कि ये ऐसे इलाके होते हैं कि जिन इलाकों में गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा होती हैं, और साथ में वहाँ पे ह्यूमिड भी होती हैं, बारिशें भी होती हैं। तो फिर उस एरिया में ह्यूमिडिटी और वार्मनेस की वजह से ये जो डिज़ीज़ फैलाने वाले वेक्टर्स वगैरह ये ग्रो करती है, जिन पैथोजेंस की वजह से ये डिजीज़ होते हैं, तो वो पैथोजन ग्रो करते हैं उस एरिया में, उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाती हैं, और फिर ये डिजीज़ उस एरिया में एक वबा की शक्ल अख्तियार करती हैं, यानी एक वक्त के लिए वहाँ पे फैल जाती हैं, और ये बार बार उस इलाके में होती हैं, यानी ये एंडेमिक होती हैं वहाँ पे। एंडेमिक मीन्स कि हैबिचुअली वहाँ पे प्रेजेंट होती है। जब भी वो गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और जैसे ही गर्मियों में बारिशें भी साथ में होती हैं, तो फिर ये डिज़ीज़ जो है वहाँ पे एकदम ग्रो कर जाती हैं।
तो इनको कहा जाता है ट्रॉपिकल डिजीज़। अब अगर ट्रॉपिकल एरियाज़ की हम बात करें तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान भी एक ट्रॉपिकल एरिया में आता है, और पाकिस्तान के अंदर सब ट्रॉपिकल रीजन भी मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर सब ट्रॉपिकल रीजन्स में से ये जो पंजाब के सिंध के जो इंटीरियर एरियाज़ है वो, और KPK में पेशावर को अगर हम देख ले तो पेशावर भी सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है, कि इसमें जो क्लाइमेट होती हैं वो एरिड और एक्सट्रीम होती हैं। मींस कि इनमें जो क्लाइमेट है वो खुश्क होती हैं, यानी गर्मी ज़्यादा होती है, और फिर एक्सट्रीम होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती हैं, और उस गर्मी की वजह से फिर बारिशें भी होती हैं। तो जो कंडीशन मिल जाती है उन वेक्टर्स को, उन पैथोजेंस को ग्रो करने के लिए, ये उनके लिए फेवरेबल बन जाती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और साथ में ह्यूमिडिटी भी वहाँ पे मौजूद है। तो आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे पेशावर की जो आप लोग रहने वाले हो, तो जब भी यहाँ पे गर्मियों का मौसम होता है, और गर्मियों के मौसम के साथ साथ जब गर्मियों में बारिश होती है तो बहुत सारे ये वेक्टर्स वगैरह जो हैं, ये कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि ये घरों के जो लाइट्स होते हैं रात के वक्त, तो उन लाइट्स को देख के ये बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं और अंदर आ जाते हैं। और इनमें ये जो मस्कीटोज़ भी इन टाइम में बहुत ज़्यादा फैलते हैं। ख़ास करके ये जब अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना जब आता है, तो सितंबर, अक्टूबर इन महीनों में ज़्यादातर जो है वो डेंगू होती है यहाँ पे पेशावर में। तो ये इसलिए होता है कि वो गर्मी होती हैं, और उस गर्मी की वजह से इन महीनों में सितंबर में, अक्टूबर में बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं। और गर्मियों की वजह से जब बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं तो इन बारिशों की वजह से ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट भी इनको मिल जाती है। एक तो गर्मी थी और फिर एक तो इनको ह्यूमिडिटी भी मिल गई, तो फिर ये इस टाइम बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर इनकी वजह से जो उस टाइम काज होने वाली डेंगू है तो वो फिर ट्रॉपिकल डिजीज़ कहलाती है, क्योंकि मौसम के चेंजेस की वजह से एक ख़ास इलाके में वो डिज़ीज़ आती हैं। और आप लोगों ने देखा है कि वो हर साल होता है, ऐसा नहीं है कि एक साल आया और फिर ख़त्म हुआ। हर साल डेंगू जो है वो अक्टूबर और सितंबर, नवंबर के महीने में पेशावर में होती है। तो इसीलिए ये डेंगू पेशावर के लिए एक ट्रॉपिकल डिज़ीज़ है, ये एंडेमिक बन जाती है, हैबिचुअली प्रेजेंट डिज़ीज़ बन जाती है उन ख़ास महीनों के लिए, मौसम के साथ ये आती हैं। तो इस किस्म के डिजीज़ जो है वो ट्रॉपिकल डिजीज़ कहलाती हैं। तो इनके अलावा ये जो बहुत ज़्यादा डिज़र्ट इलाके होते हैं, जो सहरा होते हैं, जैसा कि थर पार्कर है, इसके अलावा जो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ है पाकिस्तान के, तो इसमें चोलिस्तान है, फैसलाबाद है, और मकरान है, वेस्टर्न कराची है, तो ये सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में इंक्लूडेड है। और इनमें जो डिजीज़ पाए जाते हैं इन मौसम के चेंजेस की वजह से, तो वो ट्रॉपिकल डिजीज़ कहलाती हैं। इन ट्रॉपिकल डिजीज़ में फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मलेरिया की अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें, तो मलेरिया की जो इंसिडेंस है वो उन एरियाज़ में ज़्यादा होती हैं जिसमें हाई टेम्परेचर के साथ साथ रेनी सीज़न जो है उसकी भी कोइंसाइड होती है, यानी हाई टेम्परेचर के साथ साथ बारिशें भी होती हैं। तो उन एरियाज़ में उस क्लाइमेट की वजह से, ट्रॉपिकल एरियाज़ में उस क्लाइमेट की वजह से ये मलेरिया फैलती है। मतलब कि पहले ड्राई होती हैं, फिर एकदम से मॉइस्ट हो जाती हैं बारिश की वजह से, तो फिर ये स्टार्ट हो जाती है और स्प्रेड हो जाती है मलेरिया। तो फिर इसीलिए हम कहते हैं कि मलेरिया एक ट्रॉपिकल डिज़ीज़ है। इसके अलावा ये बात भी याद रखें स्टूडेंट्स के ट्रॉपिकल डिजीज़ में सिर्फ कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है बल्कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी इसमें इंक्लूडेड है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में इसलिए इंक्लूडेड है क्योंकि ट्रॉपिकल जो डिजीज़ है उसको हम सिर्फ इस क्लाइमेट के डोमेन से नहीं डिफ़ाइन करते, बल्कि इसमें जो हाई अल्टीट्यूड वाले एरियाज़ है, यानी एक एरिया की इन्वायरमेंट और उसकी जो अल्टीट्यूड है वो भी इंक्लूड है, कि एक एरिया की ख़ास अल्टीट्यूड है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं तो उसमें हाई अल्टीट्यूड की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उन हाई अल्टीट्यूड में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको पोलिसाइथीमिया होती है। पोलिसाइथीमिया मींस कि उनकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी जो नंबर है वो ज़्यादा हो जाती हैं, HB लेवल उनकी ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि जब उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो किडनीज़ को ये तो नहीं पता कि बाहर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी है, किडनीज़ को ये
वो मैसेज मिलती है कि ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ से एरिथ्रोपोइटीन की ज़्यादा सिक्रीशन होती है, और एरिथ्रोपोइटीन की ज़्यादा सिक्रीशन होने की वजह से आरबीसी ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से पॉलीसाइथीमिया होता है, और पॉलीसाइथीमिया की वजह से डिफरेंट कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो अब ये कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स जो आई हुई हैं ये उस हाई एल्टीट्यूड की वजह से आई हुई हैं। जो हाई एल्टीट्यूड उस ख़ास जगह की, उस ख़ास इलाके की एक ख़ासियत है कि वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। तो इस हाई एल्टीट्यूड की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से होने वाले ये जो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स है, तो अब ये भी ट्रॉपिकल डिजीज़ में आएंगे, इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, इसकी अंडर कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए ये बात आप याद रखें कि ट्रॉपिकल डिजीज़ में बहुत कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ दोनों इन्वॉल्व हैं। अब देखते हैं कि आप लोगों के स्लाइड्स में क्या लिखी हुई है। लिखा है ट्रॉपिकल डिजीज़ एनी डिजीज़ दैट इज़ इंडिजिनस टू ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड आर दैट ऑकर प्रिंसिपली इन दोज एरियाज़। यानी कोई भी वो डिज़ीज़ जो कि इंडिजिनस है एक ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरिया में, दुनिया के जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया है उसके साथ टिपिकली ताल्लुक़ रखती है, उस एरिया में ये इंडिजिनस है। इंडिजिनस का मतलब है कि उस इलाके में ये ओरिजिनली उसी प्लेस में जो है वो पाई जाती है, नेचुरली उसी प्लेस में ये ओरिजिनेट होती हैं। हम कह सकते हैं इंडिजिनस के लिए हम एंडेमिक लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं कि हैबिचुअली वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो हैबिचुअली किसी इलाके में अगर एक डिज़ीज़ प्रेजेंट होती है उस इलाके के इन्वायरमेंट की वजह से, उस इलाके के क्लाइमेट की वजह से, या फिर उस इलाके के अल्टीट्यूड वगैरह की वजह से, तो इन सब को हम कहते हैं ट्रॉपिकल डिज़ीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रॉपिकल डिज़ीज़ इंक्लूड मलेरिया। देखिए ट्रॉपिकल डिज़ीज़ में मलेरिया है। मलेरिया क्या है? मलेरिया एक प्रोटोजोयल डिज़ीज़ है, रेड ब्लड सेल्स की डिज़ीज़ है ये। इसमें जो फीमेल एनोफिलीस मस्कीटो होते हैं उनकी वजह से ये ट्रांसमिट होती हैं। जो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोज़ोआ मौजूद होता है जिसकी वजह से मलेरिया काज होती है, तो वो प्लाज्मोडियम है। और इस प्लाज्मोडियम के 4 स्पीशीज़ होते हैं, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सिपारम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और यहाँ पाकिस्तान में सबसे जो कॉमन मलेरिया काज करने वाला प्लाज्मोडियम की स्पीशी है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, जो कि ग्रेटर देन 80% केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो मलेरिया भी ट्रॉपिकल डिज़ीज़ में आती है क्योंकि इसका भी एक ख़ास एरिया के अंदर उसके क्लाइमेट से रिलेशन है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कोलरा। कोलरा क्या है? कोलरा एक एक्यूट डायरियल इलनेस है जो कि विब्रो कोलरा नाम की एक बैक्टीरिया काज करती हैं। इसमें अगर कंटेमिनेटेड फूड या वाटर इंजेस्ट की गई, किसी बंदे ने कंटेमिनेटेड फूड और वाटर इंजेस्ट की कि जिसमें विब्रो कोलरा मौजूद थी, तो फिर उसकी वजह से ये कोलरा हो जाती हैं, एक एक्यूट डायरियल डिज़ीज़ है। तो ये भी इन्वायरमेंट की वजह से कि गर्मियों का मौसम हो और साथ में फूड जो है वो उसमें ख़राबी आ गई, वाटर में कोई कंटेमिनेशन आ गई, तो इसकी वजह से कोलरा काज होती है। इसीलिए ये भी ट्रॉपिकल डिज़ीज़ में इंक्लूड है। चगास डिज़ीज़ है। चगास डिज़ीज़ एक पैरासाइट होता है, ट्रिप्नोसोमा क्रूजी जिसका नाम है। इसको, ये जो चिगास डिज़ीज़ है इसको अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियाज़ भी कहा जाता है। ये एक सीरियस डिज़ीज़ होती है, हार्ट और स्टमक को बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट करती हैं। तो ये जो इसको मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसको अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियासिस कहा जाता है। तो इसको अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियासिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिन वेक्टर के थ्रू फैलता है, इंसेक्ट वेक्टर है जिनके थ्रू ये फैलती है, ट्रांसमिट होती हैं, तो वो सिर्फ अमेरिका के जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे मौजूद है। तो इसीलिए इसको अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियासिस कहा जाता है। और इनके लिए कैसी इन्वायरमेंट चाहिए होती है? ये जो वेक्टर अमेरिका के रूरल एरियाज़ में मौजूद होते हैं जो कि चगास डिज़ीज़ को ट्रांसमिट करते हैं लोगों में, तो इसके लिए हाई टेम्परेचर और साथ में प्रेसिपिटेशन की ज़रूरत होती है कि हाई टेम्परेचर हो, ह्यूमिड इन्वायरमेंट हो, तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा फैलती है। जब वहाँ पे गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं और साथ में बारिश भी होती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा उस वक्त फैलती है। इसीलिए ये ट्रॉपिकल डिज़ीज़ में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा शिस्टोसोमियासिस हैं। शिस्टोसोमियासिस को बिल्हार्जिया भी कहा जाता है, इसका एक और नाम है बिल्हार्जिया। और ये बी पैरासाइट की काज करने वाली एक डिज़ीज़ है, पैरासाइट की वजह से होती हैं, जो फ्लेट वार्म है। पैरासाइट में जो फ्लेट वार्म है जिसे ब्लड फ्लक्स कहा जाता है या शिस्टोसोम्स कहा जाता है, तो उनकी वजह से ये काज होती हैं। इसमें
किडनीज, ब्लैडर और लीवर डैमेज होती हैं। शिस्टोसोमियासिस की वजह से ब्लैडर, लीवर और किडनीज अफेक्ट होती हैं और इसके लिए भी ह्यूमिड एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है स्प्रेड होने के लिए, इसीलिए ये ट्रॉपिकल डिजीज़ में इंक्लूड की गई हैं। येलो फीवर है। येलो फीवर अर्बोवायरस की वजह से काज होती हैं। अर्बोवायरस ये जो ट्रांसमिट होती हैं तो ये एडीज़ मस्कीटो अर्बोवायरस को ट्रांसमिट करती है, जिसकी वजह से ये एक सीवियर डिजीज़ है। येलो फीवर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लीवर डिजीज़ है और लीवर को जब इसकी वजह से सीवियर डैमेज हो जाती हैं तो फिर जॉन्डिस हो जाती हैं, स्किन कलर और आइज़ कलर बिल्कुल येलो हो जाते हैं, तो इसलिए इसको येलो फीवर कहा जाता है। तो ये भी जो ट्रॉपिकल एरियाज़ है अफ्रीका के और सेंट्रल और साउथ अमेरिका के, तो वहाँ पे ये एज ए ट्रॉपिकल डिजीज़ प्रेजेंट है। वहाँ की जो ख़ास क्लाइमेट है उसके साथ इसकी जो प्रिवेलेंस है, उसमें इसकी जो इंसिडेंस है उसमें इंक्रीज़ होती रहती है, इसीलिए ये ट्रॉपिकल डिजीज़ में इंक्लूड की गई हैं। इसके अलावा अफ्रीकन ट्रिपनोसोमियासिस हैं। तो स्टूडेंट्स, अफ्रीकन ट्रिपनोसोमियासिस ये वही है कि अभी मैंने आप लोगों को बताया चिगास डिजीज़ का, जिसको अमेरिकन ट्रिपनोसोमियासिस भी कहा जाता है, वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ये जो ट्रिपनोसोमियासिस है इसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है, लेकिन इसके सिम्टम्स जो अमेरिकन ट्रिपनोसोमियासिस है उससे कुछ अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट अलग होती हैं इनके लिए और वहाँ पे क्लाइमेट अलग होती हैं। तो ये जो अफ्रीकन ट्रिपनोसोमियासिस है इसको स्लीपिंग सिकनेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से जो स्लीपिंग पैटर्न है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आती रहती हैं और ये ट्रांसमिट होती है एक ख़ास स्पीशी के थ्रू, और उस स्पीशी को ग्लोसिना स्पीशी कहा जाता है। तो उस ग्लोसिना स्पीशी की वजह से ये बहुत ज़्यादा फैलती है और ये अफ्रीका के जो सब सहारन रीजन्स है तो उनमें ज़्यादातर पाई जाती है और इसकी वजह से बंदा जो है वो प्रोग्रेसिव कन्फ्यूजन में चला जाता है, पर्सनैलिटी चेंजेस उनमें आती हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्वेट कर जाती हैं और वहाँ पे इन्वेट करने की वजह से ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, प्रोग्रेसिव कन्फ्यूजन और पर्सनैलिटी चेंजेस पैदा कर देती हैं एक बंदे में। और इसके लिए भी हाई टेम्परेचर का होना और साथ में उन एरियाज़ में जिनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और साथ में बारिशें भी होती हैं, तो ये उन एरियाज़ में प्रेजेंट होती है। और ये एरियाज़ अफ्रीका के जो सब सहारन एरियाज़ है वहाँ की जो क्लाइमेट है उसमें जिस शिद्दत से गर्मी और साथ में जिस वक्त में उसमें वहाँ पे बारिश होती हैं, तो वो इनके लिए बिल्कुल जो है वो फेवरेबल क्लाइमेट है जिसमें ये ग्रो करते हैं और फैलते हैं। तो डेंगू है। डेंगू का मैंने आप लोगों को बताया कि डेंगू के लिए भी एक वार्मर सीज़न हो और साथ में ह्यूमिडिटी भी हो, तो ये उनके फैलने का एक बहुत ज़्यादा जो है वो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती हैं। और इसमें ये भी एक मस्कीटो बर्न इलनेस है जो कि सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है। हाई फीवर होती है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं और ये जो वेक्टर के थ्रू फैलती है ये भी, और इसके जो वेक्टर्स हैं उनके लिए वो जो वार्मर सीज़न प्लस ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती हैं। लिखा है द टर्म ट्रॉपिकल डिजीजेज encompasses all diseases that occur principally in the tropics and it covers all communicable diseases and non-communicable diseases, genetic disorders and disease caused by nutritional deficiencies or environmental conditions such as heat, humidity and altitude। अब देख लें स्टूडेंट्स के ये जो लव्स ट्रॉपिकल डिजीज़ है तो इनमें वो तमाम डिजीज़ शामिल है जो कि ख़ास करके ट्रॉपिक्स में पाई जाती हैं, ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाई जाती हैं, सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाई जाती हैं, जिसमें जितने भी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल जेनेटिक डिसऑर्डर्स है सब इन्वॉल्व है कि एक ख़ास एरिया है और उस एरिया के एनवायरनमेंट, उस एरिया की क्लाइमेट, उस एरिया की एल्टीट्यूड वगैरह, इन सब की वजह से अगर वहाँ पे कोई एक डिज़ीज़ हेरिडिटरी में चलती आ रही है और उस हेरिडिटरी में चलते आने की वजह उनकी इन्वायरमेंट है, तो फिर वो जेनेटिक डिजीज़ जो इस तरह इन्वायरमेंट की वजह से हेरिडिटरी में फैलती चली आ रही हैं तो वो भी ट्रॉपिकल डिजीज़ में इंक्लूड होंगी। और देखिए यहाँ पे लिखा है कि हीट की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से और अल्टीट्यूड की वजह से, तो ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, इन सब की वजह से किसी जगह में एक डिज़ीज़ एंडेमिक हो जाए, हैबिचुअली प्रेजेंट हो जाए, तो इसे हम कहेंगे ट्रॉपिकल डिजीज़। लिखा है कि that are encountered in the areas that lie between and alongside the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn belts। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्लोब की बात हो रही है। ग्लोब को अगर आप लोग देखिए तो ग्लोब में इक्वेटर से
थोड़े जो दूर जाके ऊपर की तरफ, इक्वेटर से थोड़े दूर जाके ऊपर की तरफ मीन्स के जो ऊपर की तरफ मीन्स के जो नर्थ है, नर्थ की तरफ, तो वहाँ पे एक लाइन खींची गई है और उसे नाम दिया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और उसके नीचे साउथ की तरफ जाके वहाँ पे एक लाइन खींची गई है और उसको नेम दिया हुआ है कैप्रिकॉर्न बेल्ट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो बेल्ट खींचे गए हैं, ये जो लाइन खींचे गए हैं दोनों, इनके अंदर जो जो एरियाज़ इंक्लूड है तो वो एरियाज़ ट्रॉपिक्स कहलाती हैं। और उन एरियाज़ में ये जो पाई जाने वाली बीमारियां हैं तो इनको ट्रॉपिकल डिजीज़ कहा जाता है। मैं आप लोगों के साथ कम्युनिटी में ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की पिक्चर शेयर कर दूंगी, उसमें आप लोगों का इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आप लोग कम्युनिटी ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें आप लोगों को ट्रॉपिकल एरियाज़ की भी समझ आ जाएगी। Tropical diseases continue हैं. It encompasses all diseases that occur in the tropics, and the term refer to infectious diseases that thrive in hot and humid condition. कि इसमें ट्रॉपिकल डिजीज़ में तमाम वो डिजीज़ शामिल हैं जो कि ट्रॉपिक्स में, ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाई जाती हैं, और वो ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में ग्रीव करती है। थ्रीव का मतलब है कि वो ग्रो करती है, यानी प्रोग्रेस करती है। अगर हॉट हो, हॉट इन्वायरमेंट हो और साथ में ह्यूमिडिटी भी मिल जाए, तो ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो करने वाली, प्रोग्रेस करने वाली जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो भी ट्रॉपिकल डिजीज़ के अंडर कैटेगरी में आते हैं। The main reason that infectious disease is spread in such region are due to both environmental and biological factors that support high level of biodiversity of pathogen and vector and host. कि इसका मेन रीज़न ये है कि ये इन्फेक्शियस डिज़ीज़ क्यों फैलते हैं ऐसे इलाकों में। ये इसलिए फैलते हैं क्योंकि उस इलाके की इन्वायरमेंट की वजह से और बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से इनकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हाई सपोर्ट मिल जाती है, वेक्टर्स को, पैथोजेंस को, और साथ में होस्ट जो है वो इनके इतने करीब हो जाता है कि ये मतलब ये इतने प्रोग्रेस कर जाते हैं कि होस्ट के बिल्कुल करीब हो जाते हैं और फिर ये वबा की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। वबा की शक्ल मीन्स कि वहाँ पे उस टाइम के लिए फैल जाते हैं। स्पेशल फैक्टर्स आल्सो प्ले ए रोल एज टू social factors. Social factors also play a role as to why the infections spread because effort to control these diseases are undermined. Social factor भी अहम किरदार अदा करती हैं इसमें कि ये इन्फेक्शंस क्यों फैलते हैं। ये इसलिए फैलते हैं क्योंकि इनको कंट्रोल करने की जो कोशिशें हैं वो अंडरमाइंड की वीक है, सही तरीके से इनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जा रही है। ये एक सोशल फैक्टर है कि सही तरीके से एक सोसाइटी में, एक कम्युनिटी में काम नहीं होता है कि इनको कंट्रोल किया जा सके, जिसकी वजह से ये फैलती है। मोस्ट कॉमन ट्रॉपिकल डिजीजेस। द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल डिजीजेस। फर्स्ट वन, ट्यूबरकुलोसिस. This infection represents the leading cause of death associated with infectious disease globally, especially in the developing countries and in immigrants from these countries. यानी ट्यूबरक्लोसिस की जो इन्फेक्शन है तो ये भी डेथ की एक लीडिंग काज है। इन्फेक्शियस डिजीज़ में से ग्लोबली डेथ की एक लीडिंग काज में ट्यूबरक्लोसिस भी है, और ख़ास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है और जो लोग एज ए माइग्रेंट हिजरत करके इन कंट्रीज़ में आ जाते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, तो उन लोगों में ये बहुत ज़्यादा फैलने वाली डिज़ीज़ है। ये एक क्रोनिक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है, और ये डिज़ीज़ स्लोली डेवलप होती है, लेकिन इसकी जो इलनेस है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग है। जब ये इलनेस काज करती है तो वो आसानी से ठीक भी नहीं होती। सिम्टम्स में कफिंग है कि 3 हफ्तों तक बंदा जो है या 3 हफ्तों से ज़्यादा वक्त तक खांसता रहता है, खांसी के साथ ब्लड आती है, चेस्ट पेन होता है, तो ये उसके सिम्टम्स होते हैं। ये ट्यूबरकुलोसिस भी ट्रॉपिकल डिजीज़ में इंक्लूड है क्योंकि इसके लिए भी एक ख़ास क्लाइमेट और साथ में इन्वायरमेंट ऐसी चाहिए होती है कि जिसमें ये बैक्टीरिया फैल जाए। मलेरिया, दिस इज़ एन इन्फेक्शियस हेमाटोलॉजिकल डिजीज़ कास्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया अभी थोड़ी देर पहले। इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग मस्कीटो बॉर्न डिजीज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ एनोफिलिस मस्कीटो। सिम्टम्स इंक्लूड शेकिंग, चिल्स, हाई फीवर, स्वेटिंग, हेडेक, नोजिया एंड वोमिटिंग। आप देखिए कि इसके सिम्टम्स में शेकिंग चिल्स है, हाई फीवर होता है, बंदा जो है वो कांपता है, उसको हाई फीवर होता है, साथ में स्वेटिंग भी होती है, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग होती है। और मलेरिया पेरू जो इलाका है,
पेरू एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कॉमन है। वहाँ की जो क्लाइमेट है कि ऐसी क्लाइमेट के जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी के साथ साथ कोइंसाइडली वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो इस वजह से ये मलेरिया वहाँ पे एंडेमिकली प्रेजेंट है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो जब मौसम गर्मी का स्टार्ट होता है और साथ में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो वहाँ पे ये इतना ज़्यादा फैलता है कि बहुत सारे डेथ इसकी वजह से काज होते हैं। डायरिया है। रोटा वायरस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ दैट कैन अफेक्ट यंग चिल्ड्रन, यानी रोटा वायरस की वजह से काज होने वाली एक डिज़ीज़ है डायरिया, जो कि चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा कॉमनली अफेक्ट करती है। रोटा वायरस इज़ फाउंड इन कंट्रीज़ सच एज़ बांग्लादेश, सोमालिया, रवांडा एंड नेपाल। ये जो बांग्लादेश, नेपाल और ये एरियाज़ है, ये जो कंट्रीज़ है, ये वो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ है, ट्रॉपिकल एरियाज़ है जिसमें रोटा वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली स्प्रेड होती हैं और डायरिया काज करती हैं, ख़ास करके बच्चों में। मोर सीरियस एपिडेमिक्स कैन कॉज डायसेंट्री ड्यू टू द बैक्टीरिया श्लेजिला डायसेंट्रिया। तो एपिडेमिक में से डायरिया की अब बात हो रही है ना, तो डायरिया में एक डायसेंट्री भी है जिसे हम कहते हैं कि ये यानी डायरिया के साथ साथ फीसिस के साथ जब म्यूकस और ब्लड आ जाती हैं तो फिर हम उसे कहते हैं कि ये डायसेंट्री है, और ये ज़्यादातर एपिडेमिक होता है। और शेजिला डायसेंट्रिया जो एक बैक्टीरिया है तो उसकी वजह से काज होती हैं, ये एपिडेमिक होती हैं। लेकिन जो रोटा वायरस डिज़ीज़ है तो ये ट्रॉपिकल डिज़ीज़ में आती है, क्योंकि ये एक ख़ास जो है इलाकों से इसका ताल्लुक़ होता है, जैसा कि यहाँ पे बांग्लादेश और रवांडा और नेपाल और शुमालिया का बता रहा है। तो ये डायसेंट्री भी ट्रॉपिकल में आती हैं, लेकिन जो रोटा वायरस की वजह से काज होने वाली ये जो डायरिया है तो ये मोर कॉमनली एज़ कम्पेयर टू जो शिजिला डायसेंट्री है, शिजिला से काज होने वाली, तो इसके बनस्बत जो रोटा वायरस का डायरिया है वो मोर कॉमनली एज ए ट्रॉपिकल डिजीज़ कहलाती हैं। सिम्टम्स इंक्लूड वाटरी डायरिया, फीवर, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। तो ये जो रोटा वायरस वाला डायरिया है इसके सिम्टम्स में क्या है, वाटरी डायरिया है, फीवर है, वॉमिटिंग होती हैं और एब्डोमिनल पेन होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, लेशमेनियासिस भी एक प्रोटोजोयल डिज़ीज़ है, पैरासाइट की काज करदा डिज़ीज़ है, और लेशमीनिया के 3 टाइप्स हैं, और इसको जो फैलाने वाले, ट्रांसमिट करने वाले जो वेक्टर है वो सैंड फ्लाई है, सैंड फ्लाइज के थ्रू ये ट्रांसमिट होती हैं। और ये इसके जो 3 टाइप्स है तो उनमें जो फर्स्ट टाइप है वो विज़रल लेशमीनियासिस है। विज़रल लेशमीनियासिस बॉडी के जो विसरा है, जो ऑर्गन्स है, तो उनको अफेक्ट करती है, बॉडी के जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनको, और ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो डेथ काज होती हैं। एंड ऑल ओवर जो 95% केसेस है वो विसरल लेशमीनियासिस के होते हैं, और अगर इनको ट्रीट नहीं किया जाता है तो ये डेथ काज करती हैं। बहुत ज़्यादा केसेस ब्राज़ील में पाए जाते हैं, ईस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। इसके जो विसरल लेशमीनियासिस के सिम्टम्स है तो उसमें फ़ीवर है, वेट लॉस है, एनीमिया है, और जो स्प्लीन और लीवर है तो इनकी इनलार्जमेंट है, क्योंकि विसरल ऑर्गन्स हैं तो इनकी ये इफ़ेक्ट हो जाते हैं, और साथ में एनीमिया भी होता है। और सबसे जो कॉमन टाइप है वो क्यूटेनियस लेशमीनियासिस है, और यहाँ पे पाकिस्तान में जो सबसे कॉमन है वो भी क्यूटेनियस लेशमीनियासिस है। तो ये आपने MCQs के लिए याद रखनी है। पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में लेशमीनियासिस का कौन सा टाइप जो है वो कॉमन है, तो वो क्यूटेनियस है, कि इसमें स्किन लीजन्स होते हैं, अल्सर्स होते हैं बॉडी के पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में, जो कि लाइफ लॉन्ग स्कार छोड़ जाते हैं। और अगर एक बंदा जो है उसमें ये सीरियस काइंड ऑफ डिसेबिलिटी भी छोड़ जाते हैं या डिसेबिलिटी काज करते हैं, क्योंकि ये क्रॉनिक होती है। और जो 3rd स्ट्रेन है लेशमीनिया का वो म्यूकोक्यूटेनियस है, स्किन के साथ साथ म्यूकस मेम्ब्रेन भी इफेक्ट होती है, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नोज़ के अंदर, माउथ के अंदर, थ्रोट के अंदर, तो वो टोटली उनकी डिस्ट्रक्शन काज होती है। पार्शियली भी होती है, लेकिन अगर क्रॉनिक हो जाए तो टोटली उनकी डिस्ट्रक्शन होती है। तो ये जो 3rd स्ट्रेन है म्यूकोक्यूटेनियस लेशमीनियासिस, ये बोलीविया में, ब्राज़ील में, इथोपिया में, और जो पेरू है वहाँ पे ज़्यादा कॉमन है, वहाँ पे एज ए ट्रॉपिकल डिजीज़ या प्रेजेंट होती है उन एरियाज़ में। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो हमारे साथ ट्रॉपिकल डिज़ीज़ थी उसकी कंसेप्ट ख़त्म हो गई यहाँ पे। अब डिज़ीज़ के 2 मेजर टाइप्स हैं, जो कि एक को हम कम्युनिकेबल डिज़ीज़ और दूसरे को नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ कहते हैं, तो वो अब हम पढ़ेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़
आल्सो नोन एज क्रोनिक डिजीज़ आर नॉट पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं NCDs, तो ये क्रोनिक होते हैं, क्रोनिक डिजीज़ होते हैं, और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पास नहीं होते, नहीं फैलते। दे आर ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड जनरली स्लो प्रोग्रेशन। इनकी ड्यूरेशन लॉन्ग होती है और ये आराम आराम से स्लोली प्रोग्रेस करते जाते हैं। द 4 मेन टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक एंड क्रोनिक लंग्स डिजीज़। जो क्रोनिक लंग्स डिजीज़ है, तो ये सब आते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती, और ये इनकी जो ड्यूरेशन है वो क्रोनिक होती हैं, प्रोलॉन्ग मुद्दत में ये प्रोग्रेस करते जाते हैं। इसकी जो रीज़न है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी जो रूट्स है, जो जड़ें हैं, वो क्या है? स्मोकिंग है, अनहेल्थी बिहेवियर है स्मोकिंग, अनहेल्थी डाइट्स है, और फिज़िकल इनएक्टिविटी है। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है? ए कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ वन दैट इज़ ट्रांसमिटेड टू ए पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, एनिमल आर लिविंग सोर्सेज। कि एक ऐसी डिजीज़ जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे में, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूसरे बंदे में ट्रांसमिट होती है, या फिर एनिमल से ट्रांसमिट होती है, या फिर नॉन लिविंग सोर्सेज से, यूटेंसिल्स वगैरह जिसमें जर्म्स वगैरह लगे हो, तो उन सब से ये ट्रांसमिट होती हैं। तो इसको कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़ ट्रांसमिसिबल एज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, आर द इंडिविजुअल डिस्चार्ज आर इनडायरेक्ट बाय मीन ऑफ ए वेक्टर। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए उस बंदे के साथ जिस बंदे को इन्फेक्शन है, तो उसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकती है। अगर इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए, इनडायरेक्ट कांटेक्ट मींस के उस इंडिविजुअल के इंडिविजुअल के पास कोई वेक्टर चला गया, और उस वेक्टर ने उस इंडिविजुअल से वो जो जाम है, कास करने वाली जो पैथोजन है, वो उठा के फिर वो आपके ऊपर आके बैठ गया, तो फिर ये कहलाती हैं इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट मीन्स के थ्रू, वेक्टर के थ्रू जब फैलती हैं, या फिर उस बंदे के जो यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं, सामान होते हैं, उनको जब आप छूते हो, या उस बंदे को ख़ुद को आप छूते हो, उसके साथ कांटेक्ट आपकी हो जाती है, तो इस तरह अगर लग जाए तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट कहलाती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ बाय ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन के लिहाज से इनकी क्लासिफिकेशन के बाद डिजीज़ एक्यूट होते हैं, बाज़ क्रोनिक होते हैं। एक्यूट डिजीज़ में कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन से हैं? कॉमन कोल्ड है, जो कि एक्यूट भी होती है और कम्युनिकेबल भी है, नमूनिया है, मम्प्स है, मीज़ल्स है, पर्टूसिस है, टाइफाइड फीवर है, और फ्लू है। ये एक्यूट भी है, कम वक्त के लिए होती है, जल्दी ठीक हो जाती हैं, और फैलती भी है, कम्युनिकेबल भी है। और नॉन कम्युनिकेबल और एक्यूट कौन से हैं? अपेंडिसाइटिस है, अगर अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो गई है तो वो एक्यूट होती हैं। पॉइजनिंग एक्यूट होती हैं, ट्रॉमा एक्यूट होती है, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे को नहीं फैल सकती। क्रोनिक डिजीज़ और कम्युनिकेबल डिजीज़ में कौन से है? ट्यूबरकुलोसिस है, हेपेटाइटिस बी है, एड्स है। तो ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी और एड्स कम्युनिकेबल भी है और क्रोनिक भी है, यानी ज़्यादा टाइम के लिए होती हैं, प्रोलॉन्ग होती हैं, स्लोली प्रोग्रेस करती जाती हैं, और ये कम्युनिकेबल भी है, एक से दूसरे में स्प्रेड हो सकती हैं। नॉन कम्युनिकेबल और क्रोनिक में कौन से हैं? डायबिटीज़ है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जो कि एक से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं हो सकती, लेकिन ये नॉन कम्युनिकेबल है, लेकिन क्रोनिक है। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं ग्रो करने के लिए, प्रोग्रेस होने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ के कुछ फैलने के तरीके के आई कांटेक्ट हो जाए, हाथों की कांटेक्ट हो जाए, स्लाइवा की कांटेक्ट हो जाए, ओरोफिकल रूट से, फीसिस से कांटेक्ट हो जाए, ये जितनी भी चीज़ें हैं, वेक्टर्स से कांटेक्ट हो जाए, तो ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ में इंक्लूडेड हैं। Communicable diseases make a huge contribution to the burden of disease, disability and death globally and particularly in low and middle income countries. ज़्यादातर जो मिडिल और लो इनकम कंट्रीज़ होती हैं, तो वहाँ पे यानी पूरी दुनिया में जो लो इनकम और जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ होते हैं, तो वहाँ पे ये जो डिज़ीज़ की बर्डन है, तो उसमें कम्युनिकेबल डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं और डिसेबिलिटी काज करते हैं, डेथ काज करते हैं। The 6 leading groups of infectious disease include acute respiratory infections, HIV, AIDS, diarrheal disease, tuberculosis, malaria, and measles. Together cause over 11 million deaths worldwide each year. हर साल में ये जो 6 डिज़ीज़ है, इनको 6 लीडिंग ग्रुप ऑफ डिज़ीज़ ऑफ इन्फेक्शियस डिज़ीज़ कहा जाता है, जिसमें एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस, HIV, एड्स, डायरियल डिज़ीज़, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया और मीज़ल्स शामिल है। तो इनकी वजह से हर साल में 11 मिलियन डेथ्स जो है वो वाक़ होते हैं।
ये आपने याद रखनी है, अब MCQs में आपसे पूछी जा सकती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ कंटिन्यू है, लिखा है बाय कंट्रास्ट एट लीस्ट 1 billion people are affected by so-called neglected tropical diseases including leprosy and schistosomiasis and are by intestinal parasites such as tapeworm and hookworm। अब देखिए स्टूडेंट्स के इनके अलावा ये जो 6 ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जिनकी वजह से 11 मिलियन डेथ काज होती हैं। तो इनके अलावा ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जिन्हें नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ कहा जाता है। तो इनकी वजह से 1 बिलियन पीपल जो है वो अफेक्ट होते हैं। और ये जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं इनमें लेप्रोसी इंक्लूड है, शिस्टोसोमियासिस इंक्लूड है, डेंगू इंक्लूड है, लिम्फेटिक फिलेरियासिस इंक्लूड है, ट्रेकोमा इंक्लूड है और लेशमीनियासिस इंक्लूड है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अभी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि इनको क्यों नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ कहा जाता है। तो इनको नेग्लेक्टेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जनरली जो नेग्लेक्टेड पीपल होते हैं, नेग्लेक्टेड पीपल कौन है पूरी दुनिया में? जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं, तो उन लोगों को इफ़ेक्ट करती हैं ये डिजीज़। जितने भी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में मैंने आप लोगों को बताया जो भी डिजीज़ इंक्लूड है, तो ज़्यादातर गरीब लोगों को, और हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इन डिजीज़ को इतना अहमियत नहीं दिया जाता जितना कि ये जो 6 ग्रुप ऑफ डिजीज़ है इनको अहमियत दिया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, डायरियल डिजीज़ और मीज़ल्स, और इन सब को जितना अहमियत दिया जाता है उतना ये जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के ग्रुप में जो लिम्फेटिक फिलेरियासिस, ट्रेकोमा, लेशमीनियासिस, डेंगू, और इनको इतना ज़्यादा जो है वो अहमियत नहीं दी जाती। इसीलिए इनके लिए नाम रखा गया है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। तो स्पेशली अगर देखा जाए तो ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में जहाँ पे लोग जो है, लोगों को क्लीन इन्वायरमेंट नहीं मिलती, लोगों को साफ़ पानी नहीं मिलती, उनको सेफ़ वे नहीं मिलता कि वो जो ह्यूमन वेस्ट है उनको डिस्पोज़ कर सकें। तो इस वजह से वहाँ पे डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। ख़ास करके अभी अगर हम लेशमीनियासिस की बात करें तो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं लेशमीनियासिस के विसरल लेशमीनियासिस, क्यूटेनियस और ये सब कुछ। तो इसके लिए जो सीज़न होती है वो सितंबर से लेके मई से लेके सितंबर का जो महीना होता है तो उसमें लेशमीनियासिस बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो फैल जाती हैं। तो ये इसके लिए क्लाइमेट ये होती हैं। और अगर हम बात करें लिम्फेटिक फिलेरियासिस की, तो लिम्फेटिक फिलेरियासिस नेमेटोड्स की वजह से काज होती है। नेमेटोड्स जो राउंड वार्म्स होते हैं, ये जो फैमिली ऑफ फिलेरोडिया है उसके 3 मेंबर्स होते हैं। एक को वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी कहा जाता है, उसका नाम है। दूसरे को ब्रूजिया मिलाई कहा जाता है और तीसरे को ब्रूजिया तिमोरी कहा जाता है। तो ये जो वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी है, ब्रूजिया मिलाई है और ब्रूजिया तिमोरी है, तो इनकी वजह से ये लिम्फेटिक फिलेरियासिस काज होती है। मोस्ट कॉमनली 90% जो केसेस हैं वो वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है उसकी वजह से काज होती हैं। तो इनमें ये किस ऑर्गन को इफ़ेक्ट करती है स्टूडेंट्स? जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम को, किडनीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं, इम्यून सिस्टम को वीकन कर देती हैं। और जब ये क्रोनिक हो जाती हैं तो फिलेरियासिस जब क्रोनिक होती हैं तो बॉडी में हम कहते हैं कि एलिफेंटियासिस हो गया है। एलिफेंटियासिस मींस कि एलिफेंट के जो जिस तरह स्किन और उसके जो टिश्यूज़ होते हैं बहुत मोटे मोटे, तो इस तरह स्किन और टिश्यूज़ बन जाते हैं। इसकी वजह से स्वेलिंग होती है। हाइड्रोसील बन जाती है मेल्स में। हाइड्रोसील्स मींस कि जो स्क्रोटल स्वेलिंग है उसको हाइड्रोसील कहा जाता है। तो मेल्स में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। तो ये भी एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है जो कि बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है, लेकिन इतना अहमियत इसको नहीं दिया जाता। इसके अलावा ट्रेकोमा है, ट्रेकोमा भी इसमें इंक्लूड है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आइज़ को अफेक्ट करती है। बैक्टीरिया जिसका नाम क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस है, उसकी वजह से काज होने वाली एक आई इन्फेक्शन है। इसमें ये जब आई कांटेक्ट होती है तो उसकी वजह से भी फैलती है, और साथ में थ्रोट और नोज सिक्रीशंस की ज़रिए भी फैलती है। तो इसके लिए भी ये जो गर्मियों का मौसम होता है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा फैलती है। जब गर्मियाँ आती हैं और तो उसमें ये बहुत ज़्यादा जो है वो फैल जाती हैं, तो इसीलिए ट्रॉपिकल में इंक्लूड है।
लेप्रोसी है, लेप्रोसी इसको हैंसेंस डिजीज़ भी कहा जाता है, इसको लेप्रोसी भी कहा जाता है। ये एक स्लोली ग्रोविंग बैक्टीरियल डिजीज़ है, एक बैक्टीरिया है लेप्रे, उसकी वजह से ये काज होती है। और लेप्रे बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोविंग है और ये नर्व्स को इफ़ेक्ट करती हैं, आइज़ को इफ़ेक्ट करती हैं, स्किन को इफ़ेक्ट करती है और नोज़ के जो लाइनिंग्स हैं उनको इफ़ेक्ट करती हैं। इसके अलावा बेसिलरी डाइसेंट्री जो है वो भी इनमें जो है वो इंक्लूड की जाती है कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में, लेकिन इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है जितना ये दूसरे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग लेप्रोसी एंड शिस्टोसोमियासिस, जो हमने पढ़ लिया पीछे स्लाइड्स में, बाय इंटेस्टिनल पैरासाइट्स सच एज टेपवर्म एंड हुकवर्म। जो टेपवर्म और हुकवर्म जो इंटेस्टिनल पैरासाइट है जो वो डिजीज़ काज करती हैं, तो वो भी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में इंक्लूड हैं। Communicable disease are infectious disease caused due to infectious agent or pathogen is called communicable or infectious disease। और वो infectious pathogen या माइक्रोब कौन है? बैक्टीरिया है, फंगी है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, हेलिमेंट है, जिसमें एस्केरीज का यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर दिया गया है। तो एस्केरीज एस्केरियासिस काज करती है, ये भी एक इंटेस्टिनल डिसऑर्डर है, इंटेस्टिनल डिजीज़ है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एपिडेमियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ गया। तो एपिडेमियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है जितना हमने पढ़ लिया। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।